हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 3, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मतलब हिंदी में कहते हैं गतिशील आवेश एवं चुंबकत्व। ठीक है, जिस प्रकार हम लोग पढ़ते थे, कोई भी जो चार्ज होता है, स्टेशनरी चार्ज होता है, स्टेशनरी चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है। ठीक है, तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज पढ़ा था, वो स्टेशनरी था, उसके कारण वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही थी। उसी प्रकार तो स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी प्रकार जब चार्ज मूव करता है, जब चार्ज गति करने लगता है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। तो मूविंग चार्ज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो गतिशील आवेश क्या करता है? स्थिर आवेश तो स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है? स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, और जो गतिशील आवेश है, गतिशील आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये दो इफेक्ट है। जब चार्ज स्टेशनरी होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और जब चार्ज क्या होता है, गतिशील हो जाता है, गति करने लगता है, मोशन करता है, तो वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यहाँ पर हम लोग मोशन ऑफ चार्ज के बारे में बात करेंगे। मतलब जो मोशन ऑफ चार्ज का जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसी चीज़ को बताने के लिए एक साइंटिस्ट था, ऑस्ट्रेड। ऑस्ट्रेड एक साइंटिस्ट था, ऑस्ट्रेड एक साइंटिस्ट था, जिसने एक प्रयोग किया और इस चीज़ को बतलाया कि जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। ठीक है, एक्चुअली में क्या था कि जब ऑस्ट्रेड कुछ करंट से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो वहाँ पर उससे गलती से एक मिस्टेक हो गई। मतलब एक गलती ये हुई थी कि जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो वहाँ पे एक मैग्नेटिक निडल रखी हुई थी, और जब वो कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा था वहाँ सर्किट में, तो उस मैग्नेटिक निडल में चुंबकीय सुई, हिंदी में कहते हैं, जो चुंबकीय सुई होती है उसमें क्या होता है, डिफ्लेक्शन हो रहा था। मतलब वो चुंबकीय सुई, जो चुंबकीय सुई होती है, वो विक्षेपित हो रही थी, डिफ्लेक्ट हो रही थी। ठीक है, तो उसने जब उस चीज़ को देखा तो उसके दिमाग में आया, यार जब करंट फ्लो होता है उस वायर में तभी डिफ्लेक्शन क्यों होता है, जब करंट फ्लो नहीं होता तो उसमें डिफ्लेक्शन नहीं होता। तो उसने जब इस चीज़ को ऑब्जर्व किया तो उससे इसके बाद उसने फिर उससे रिलेटेड और एक्सपेरिमेंट किए। तो उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और उसके बाद कुछ ऑब्जर्वेशन किए। तो उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट इस प्रकार किया कि उन्होंने एक कंडक्टर लिया AB, एक चालक तार लिया AB। ठीक है, उसमें उन्होंने धारा प्रवाहित की, एक चालक तार लिया AB और उन्होंने उस पर धारा प्रवाहित करना स्टार्ट किया, और डिफरेंट टाइप से उसने धारा प्रवाहित की। उसने पहले देखा, जब ये कंडक्टर AB, इस चालक AB में, ठीक है, हमने एक सर्किट बनाया है, जब हम इस सर्किट को चालू नहीं करते हैं, इस परिपथ को हम चालू नहीं करते हैं, इस परिपथ को, जब ये परिपथ चालू नहीं है, ठीक है, ये परिपथ चालू नहीं है, ओपन है, मतलब खुला हुआ है, या हम कह सकते हैं इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो इस मैग्नेटिक निडल में भी डिफ्लेक्शन नहीं होता है। इस मैग्नेटिक निडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है, मतलब इस चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं होता है। इसका मतलब यहाँ पर कोई विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं हुआ है। अगर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता तो इस चुंबकीय सुई में क्या होता, विक्षेप होता है, यह डिफ्लेक्ट होती। समझ रहे हैं बात को? अब उन्होंने ये किया कि जब उन्होंने इसको प्रेस किया, इस की को प्रेस किया, इस की को जब उन्होंने प्रेस किया, मतलब अपन ने इस सर्किट को चालू कर दिया, इस सर्किट को उन्होंने चालू किया, तो इस सर्किट में क्या हो रही थी, करंट फ्लो होने लगा, बैटरी से कनेक्टेड है तो करंट फ्लो होने लगा, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी। जब विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा था इस AB में, तो उन्होंने देखा ये मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट हो गई। देखो अभी पैरेलल थी, इस कंडक्टर AB के, इस चालक AB के क्या थी, पैरेलल। जैसे उन्होंने इसमें करंट को फ्लो किया तो ये डिफ्लेक्ट हो गई। डिफ्लेक्ट हो गई मतलब इस दिशा में चली गई, थोड़ा सा ये एंटी क्लॉकवाइज क्या हो गई, रोटेट हो गई, घूम गई, घड़ी की विपरीत दिशा में रोटेट हो गई, मतलब वामावर्त दिशा में
ये घूम गई, थोड़ा सा विक्षेपित हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई, इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ गई। ठीक है, इसके बाद उन्होंने फिर क्या किया, इसके बाद उन्होंने देखा कि अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें तो क्या होगा, मतलब करंट ऐसे फ्लो होगा, जैसे ही हम इस की को चालू करेंगे तो यहाँ करंट ऐसी डायरेक्शन फ्लो होगा, उल्टा। तो उन्होंने देखा जब करंट की डायरेक्शन को उल्टा करते हैं तो इस डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, मतलब ये डिफ्लेक्ट होता है, डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन चेंज होगी, मतलब यहाँ डिफ्लेक्शन ऐसे हो गया, समझ रहे हैं, डिफ्लेक्शन कैसा हो गया, अब क्लॉकवाइज हो गया। तो उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि जब डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं, करंट की दिशा को बदल देते हैं, विद्युत धारा की दिशा को हम बदल देते हैं, तो विक्षेप की दिशा भी क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो इन सब चीज़ों से उन्होंने ये कंक्लूजन निकाले कि जब हम किसी कंडक्टर में, है ना, करंट को फ्लो नहीं करते हैं, जब हम कंडक्टर में करंट को फ्लो नहीं करते हैं तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है, और जैसे ही हम करंट को फ्लो करते हैं तो वहाँ पे मैग्नेटिक नीडल में क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है, मतलब विक्षेप होता है, मतलब वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। इस तरह जब करंट की डायरेक्शन को हम रिवर्स करते हैं तो जो डिफ्लेक्शन है उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, मतलब विक्षेप की दिशा भी क्या हो जाती है, बदल जाती है। अगर यहाँ विक्षेप की दिशा कैसी थी, एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामावर्त, तो यहाँ पर विक्षेप की दिशा है, जो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन है वो कैसी है, क्लॉकवाइज। तो करंट को रिवर्स करने पर डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। तो ये सब चीज़ों के बाद, इस एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाले। उन्होंने ये भी देखा कि जब हम करंट के मात्रा को बढ़ाते हैं, अमाउंट ऑफ करंट को, जिसमें करंट फ्लो हो रही है, अगर स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो करंट को बढ़ाने पर, विद्युत धारा का मान बढ़ाने पर डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो उन्होंने 4 ऑब्जर्वेशन किए इस एक्सपेरिमेंट के बेस पर। ठीक है, 4 ऑब्जर्वेशन देखते हैं कौन कौन से थे, उनको हम नोट डाउन भी करते हैं। तो अभी तो आप इतना जितना मैंने बोर्ड में लिखा है उसको आप नोट कर लीजिए। तो ऑरस्टेड का जो एक्सपेरिमेंट था उसके ऑब्जर्वेशन हम लोग देख लेते हैं। तो पहला जो ऑब्जर्वेशन था उसका, या उसने जो अवलोकन किया कि व्हेन नो करंट फ्लोज इन द वायर द मैग्नेटिक नीडल रेस्ट पैरेलल टू द वायर। मैंने बताया था कि जब उसमें करंट फ्लो नहीं होती है, किसमें, कंडक्टर में, चालक में धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो जो चुंबकीय सुई होती है वो चालक की क्या होती है, समांतर। व्हेन नो करंट फ्लोज इन द वायर द मैग्नेटिक नीडल रेस्ट पैरेलल टू वायर। जब चालक में धारा प्रवाहित नहीं होती है, धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो चुंबकीय सुई, मैग्नेटिक नीडल, चुंबकीय सुई क्या होती है, चालक के समांतर होती है। ये पहला जो उसका ऑब्जर्वेशन था। दूसरा ऑब्जर्वेशन उसने किया, एज द की इज प्रेस्ड टू फ्लो करंट इन द वायर द मैग्नेटिक नीडल गेट डिफ्लेक्टेड टू वन साइड। जैसे अपन धारा प्रवाहित करते हैं या हम की को प्रेस करते हैं, स्विच को चालू करते हैं, क्या होता है, जो मैग्नेटिक नीडल होती है, करंट फ्लो होता है वायर में, जिससे मैग्नेटिक नीडल क्या होती है, एक साइड क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है या डिफ्लेक्ट हो जाती है ना। जैसे ही कुंजी को दबाकर, कुंजी मतलब की, कुंजी को दबाकर धारा प्रवाहित की जाती है, किसमें, चालक में, दबाकर चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, तो चुंबकीय सुई में मैग्नेटिक नीडल में क्या होता है, चुंबकीय सुई में एक दिशा में क्या होता है, विक्षेप होता है, डिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, ये दूसरा ऑब्जर्वेशन था उसका। इसके बाद जो तीसरा ऑब्जर्वेशन उसने किया, ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द वायर बाय इंटरचेंजिंग द टर्मिनल ऑफ सेल द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल आल्सो रिवर्स। जैसे ही हम क्या करते हैं, जब सेल के टर्मिनल को इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब धारा की दिशा को बदल देते हैं, तो विक्षेप की दिशा भी बदल जाती है। तो
जब चालक में, है ना, धारा की दिशा को बदला जाता है या बदल दिया जाता है, जब चालक में धारा की दिशा को बदल दिया जाता है तो चुंबकीय सुई में विक्षेप की दिशा भी क्या हो जाती है, बदल जाती है। विक्षेप या डिफ्लेक्शन, विक्षेप की दिशा भी बदल जाती है। ये तो इसका तीसरा ऑब्जर्वेशन था। और लास्ट जो ऑब्जर्वेशन था उसने कहा ऑन इंक्रीजिंग द करंट इन द वायर, जैसे ही हम तार में धारा की मात्रा को बढ़ाते हैं या इंटेंसिटी ऑफ करंट को बढ़ाते हैं तो उसमें मैग्नेटिक नीडल में क्या होता है, विक्षेप की दिशा भी क्या हो जाती है, विक्षेप की जो क्वांटिटी है या मात्रा है वो भी बढ़ जाती है। मतलब ज़्यादा क्या होता है, विक्षेप होता है, डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इसको आप लिख लीजिएगा हिंदी में। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑरेस्टेड ने ये कंक्लूजन निकाला कि whenever current pass through the conductor the magnetic field is produced around the conductor. This phenomena is called magnetic effect of current. जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके अराउंड एक क्या आ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है या चुंबकीय क्षेत्र आ जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है। तो whenever current is passed through the conductor then magnetic field is produced around the conductor. This effect is called magnetic effect of current. तो ये इसके बेस पर, अपने एक्सपेरिमेंट के बेस पर हमारे जो ऑरेस्टेड थे उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला। चलिए अब बात करते हैं एक स्ट्रेट कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी जो कंडक्टर करंट को कैरी कर रहा है, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। सीधे धारावाही चालक तार का चुंबकीय क्षेत्र। तो जब हम किसी कंडक्टर में, मान लेते हैं कंडक्टर है ए बी, इस ए बी में हम बैटरी लगाकर और इस पर करंट को फ्लो करते हैं। ठीक है। अपन ने यहाँ पे क्या किया है, एक्सपेरिमेंट है कि अपन ने एक कार्डबोर्ड लिया या टेबल लेके अपन ने क्या किया, इस टेबल में एक छेद कर दिया, एक होल करके यहाँ पे हमने एक वायर को इंसर्ट कर दिया और हमने इसको बैटरी से कनेक्टेड कर दिया है। ये बैटरी से हमने कनेक्टेड कर दिया है। यहाँ पे रिहोस्टेट लगा दिया है। ठीक है, इसको कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे एक की हमने लगा दी है। अब यहाँ पे हमने एक की लगा दी है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, कुछ आयरन फिलिंग्स, आयरन मतलब जानते हैं आयरन का, आयरन फिलिंग मतलब लोह चूर्ण, मतलब लोहे की बारीक बारीक पार्टिकल्स, हमने लोहे का बुरादा, जैसे लकड़ी का बुरादा होता है उसी प्रकार आयरन की फिलिंग्स होती हैं, आयरन फिलिंग्स। ठीक है, ठीक है, आयरन के मतलब लोहे के छोटे छोटे टुकड़े हमने यहाँ इस बोर्ड पे बिछा दिए। जैसे हम इस पे करंट को फ्लो करेंगे, जब हम इसमें करंट को फ्लो करते हैं तो कुछ आयरन फिलिंग्स जो होती हैं, जो आयरन फिलिंग्स होती हैं यहाँ पे, वो इस प्रकार से अरेंज हो जाती हैं सर्कुलर फॉर्म में। ठीक है, देखने पे हमको ऐसे दिखता है, तो कुछ ऐसा दिखेगा फाइनली। तो जो आयरन फिलिंग्स की जो यहाँ पर जिस तरह से वो इकट्ठी हो जाती हैं या जिस प्रकार अरेंज हो जाती हैं, उसी पैटर्न को हम उसका मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो इस प्रकार से कुछ अरेंज हो जाती हैं यहाँ पे आयरन फिलिंग्स, ये लोहे की जो छीलन है वो इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाती है, अरेंज हो जाती है। तो उसको हम कुछ इस प्रकार बनाते हैं। हम मानते हैं कि यही इसकी मैग्नेटिक फील्ड है, इसी प्रकार इसके मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इस कंडक्टर के अराउंड, इस चालक के चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ऐसी सर्कुलर होती है। ठीक है, सर्कुलर होगी। अब इसमें हम डायरेक्शन को देखेंगे कि ये ऐसा होगा एंटी क्लॉकवाइज कि क्लॉकवाइज, वामावर्त होगा कि दक्षिणावर्त। इस चीज़ को बताने के लिए कुछ नियम दिए गए हैं कि ठीक है। तो अपन ने ये देखा, हम ये जान रहे हैं कि किसी कंडक्टर में जब करंट फ्लो होता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। लेकिन जब स्ट्रेट कंडक्टर में करंट फ्लो होता है, इस सीधे चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होगी, उस समय इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, सर्कुलर होगा। सर्कुलर तो होगा, बट इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, क्लॉकवाइज होगी कि एंटी क्लॉकवाइज होगी, इसको बताने के लिए
ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है इस कंडक्टर के अराउंड। इस कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड को बताने के लिए कुछ रूल्स दिए गए हैं, तो उन रूल को हम देखते हैं कि रूल कौन कौन से होते हैं। तो अब जो स्ट्रेट कंडक्टर होता है या सीधा धारावाही चालक तार होता है, उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी डायरेक्शन को बताने के लिए हमारे पास 3 नियम होते हैं। उसमें से पहला नियम ये है, मैक्सवेल राइट हैंड कॉर्क स्क्रू रूल। इसे कहते हैं मैक्सवेल दक्षिणावर्ती कॉर्क पैंच का नियम। इस नियम के अकॉर्डिंग, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब अपन किसी कंडक्टर को, स्ट्रेट कंडक्टर को राइट हैंड में इस प्रकार होल्ड करें, पकड़ें, ठीक है, अगर हम इस कंडक्टर को, किसी कंडक्टर को जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, इमेजिन करना है, पकड़ना नहीं सही में करंट को, नहीं तो करंट कैरिंग कंडक्टर को आप लोग पकड़ लें तो आप स्वर्ग का अनुभव करेंगे। तो जब करंट कैरिंग कंडक्टर को अपन राइट हैंड में पकड़ के अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में करते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर को इमेजिन करें कि हमने राइट हैंड में होल्ड किया हुआ है और हमारा जो थंब है वो किसको बता रहा है, करंट की डायरेक्शन को बता रहा है। अगर करंट इसमें अपवर्ड है, ऊपर की ओर फ्लो हो रही है, तो अगर हम इस स्क्रू ड्राइवर को इस प्रकार आगे बढ़ाएं कि ये जो स्क्रू ड्राइवर है वो करंट की डायरेक्शन में आगे बढ़े, स्क्रू ड्राइवर कहाँ बढ़े, करंट की डायरेक्शन में, करंट कहाँ, अपवर्ड। अगर अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाने के लिए हम अपने हाथ को जिस ओर घुमाएंगे तो उससे जो अंगूठा टर्न हो रहा है या थंब जो टर्न हो रहा है, थंब के जो टर्न होने की डायरेक्शन है वही किसकी डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड की। अब अगर हम करंट को ऊपर की ओर है और हम स्क्रू ड्राइवर को ऊपर की तरफ करेंगे तो इसको, जब स्क्रू ड्राइवर को हम इस प्रकार आगे बढ़ाएं तो हमारा जो थंब है वो कैसे टर्न हो रहा है, देखो जो अंगूठे की जो रोटेशन है वो कैसा है, वो है एंटी क्लॉकवाइज। द रोटेशन ऑफ द थंब, मतलब जो अंगूठे घूमने की दिशा है वो कैसी है, वो है वामावर्त। वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज। जब करंट की डायरेक्शन कैसी होती है, जब करंट की डायरेक्शन अपवर्ड होती है, ऊपर की ओर होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, अपवर्ड। अपवर्ड होती है मतलब एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं, इनकी दिशा क्या होगी, वो होगी एंटी क्लॉकवाइज, मतलब वामावर्त। ठीक है। इस तरह अगर करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होती, करंट की डायरेक्शन कैसी होती, नीचे की ओर होती, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती वो कैसी हो जाती, फिर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज होती, मतलब वो दक्षिणावर्त हो जाती। ठीक है। तो अगर करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। अगर करंट की डायरेक्शन कैसी है, डाउनवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसी होगी, क्लॉकवाइज। इतना सा आप याद रखिए, तो इस नियम को आप आसानी से याद कर सकते हैं। So if a cork screw is turned such that it advances in the direction of current along the wire, then the direction in which thumb rotates shows the direction of magnetic line of force, that is direction of magnetic field। अर्थात एक दक्षिणावर्ती कॉर्क पेंच की कल्पना करो जो धारावाही सीधे चालक तार के अनुदिश रखी है। अब इसे इस प्रकार घुमाओ कि उसकी नोक धारा की दिशा में आगे बढ़े। तो ऐसा करने के लिए अंगूठे को जिस दिशा में घुमाना पड़ता है वही चुंबकीय बल रेखा की दिशा होती है। इसे मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती कॉर्क पेंच का नियम कहते हैं। चलिए बात करते हैं सेकेंड लॉ की, जो है राइट हैंड थंब रूल, या इसे हम राइट हैंड रूल भी कहते हैं। इसे हम राइट हैंड रूल भी कहते हैं। तो दाएं हाथ का नियम या दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। देखिए ये भी रूल सेम ही है, बट उसमें कहने की थोड़ा सा कहने का तरीका जो है वो अलग है। अब राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग अगर हम राइट हैंड में करंट कैरिंग कंडक्टर इस प्रकार पकड़ें कि जो हमारा जो अंगूठा है वो करंट की डायरेक्शन को शो करे, इफ आवर थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट देन आवर फिंगर्स विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारी जो फिंगर्स हैं, इस सिंपली अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर को इस प्रकार होल्ड करें, इमेजिन करें कि हमने होल्ड किया हुआ है, तो हमारा थंब यदि करंट की डायरेक्शन को बता रहा है, करंट की डायरेक्शन को बता रहा है, तो हमारी जो फिंगर्स हैं, सिंपली जो हमारी फिंगर्स हैं वो फिंगर्स किसको बताएंगी, वो फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड को बताएंगी। तो ये रूल भी लगभग सेम ही है,
क्योंकि अगर हमने करंट अपवर्ड है, हमने ऐसे पकड़ेंगे करंट कैरिंग कंडक्टर को, करंट ऊपर की ओर, तो हमारी जो फिंगर्स हैं वो कहाँ शो हो रही हैं, कहाँ पॉइंट कर रही हैं, वो हो रही हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। और अगर करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, तो करंट की डायरेक्शन अगर डाउनवर्ड है तो हमारी फिंगर्स ऐसे होंगी, मतलब जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये भी रूल सेम ही है, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल। तो एक धारावाही चालक को दाएं हाथ में इस प्रकार पकड़ो कि अंगूठा धारा की दिशा में हो, तो उंगलियों को जिस दिशा में मोड़ना पड़ता है वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। If the current carrying conductor is held by right hand such that the thumb points in the direction of current, then the curl of finger will shows the direction of magnetic field around the conductor. This rule is known as right hand thumb rule. चलिए बात करते हैं जो तीसरा नियम है उसकी। तीसरा नियम क्या है, राइट हैंड पाम रूल नंबर 1। राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसके बाद हम लोग राइट हैंड पाम रूल नंबर 2 भी पढ़ेंगे। तो राइट हैंड पाम रूल नंबर 1, तो पाम रूल नंबर में हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड के बाद जब हम किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर, उस पर फोर्स लगता है, ठीक है। तो उस फोर्स को निकालने के लिए हम राइट हैंड पाम रूल नंबर 2 को यूज करेंगे। तो आप कैसे याद रखेंगे, 2 रूल है। तो पहला रूल कैसे है, पहले रूल से क्या निकालेंगे हम, मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हम मैग्नेटिक फील्ड के बिना फोर्स निकाल नहीं सकते। तो पहले जो रूल नंबर 1 है उससे हम क्या निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, और रूल नंबर 2 जो होता है उससे अपन निकालेंगे फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। तो अभी तो फिलहाल हम लोग रूल नंबर 1 पढ़ रहे हैं। तो रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग रूल नंबर 1 ये कहता है कि अगर किसी कंडक्टर में या किसी कंडक्टर में करंट यदि अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रही है और हमें इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, पॉइंट इधर हो या इधर हो, अगर हमको किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो हम अपने राइट हैंड को इस प्रकार स्ट्रेच करेंगे, फैलाएंगे कि जो हमारा थंब हो वो उंगलियों के क्या हो, परपेंडिकुलर। तो अगर ये थंब करंट की डायरेक्शन को बताता है, इफ द थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, यदि ये करंट की धारा को करंट की दिशा को बता रहा है, तो हमारी और ये जो हमारी फिंगर्स हैं वो उस पॉइंट को बता रही हैं जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस हथेली के, इस पाम के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होती है। अब देखिए आउटवर्ड आपके लिए ऐसा है तो ये बाहर की तरफ होगा, और अगर मैं इसी चीज को ऐसे कर दूं तो इसके लिए आउटवर्ड इनवर्ड हो जाएगा, इस बोर्ड के लिए इनवर्ड हो जाएगा, लेकिन इसके लिए तो ये हमेशा आउटवर्ड है, ये हमेशा आउटवर्ड, ठीक है। सपोज करो हमें यहाँ किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण, तो इसमें करंट ऊपर की ओर फ्लो हो रहा, पॉइंट कहाँ है, इधर। तो ये करंट की डायरेक्शन को और ये उंगलियां उस पॉइंट को बताती हैं जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो अगर हम इसको अरेंज करें तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस पाम के परपेंडिकुलर, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इस बोर्ड के लिए अंदर को हम लोग बताते हैं क्रॉस से, मतलब इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, वो क्रॉस होगी, ठीक है। अब ये आप सोच रहे हो क्या नई चीज आ गई, देखिए ये भी कहने का तरीका अलग है लेकिन है वही चीज। अगर पॉइंट इधर होता, क्यू पॉइंट इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, करंट ऊपर की ओर, पॉइंट कहाँ है, इधर क्यू, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हो जाएगा, इसके लिए बाहर मतलब बाहर को हम बोलते हैं डॉट, ठीक है। देखिए है वही चीज। अगर देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यहां से निकल रही हैं, आप ऐसे जूम कीजिए, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही हैं और इधर अंदर जा रही हैं, यहां से निकल रही हैं और यहां अंदर जा रही हैं, यहां से निकल रही हैं इधर जा रही हैं, मतलब हो क्या रहा है तो वही चीज, बस कहने का तरीका अलग है कि यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स निकल रही हैं, यहां से लाइन निकलेगी, डॉट मतलब बाहर आ रही हैं, क्रॉस मतलब अंदर जा रही हैं, तो यहां से निकल के मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इधर अंदर जा रही हैं, तो वो ऐसे चल रहा है। ऐसे चल रहा मतलब कौन सी डायरेक्शन हो गई, है तो डायरेक्शन वो एंटी क्लॉकवाइज ही, और समझ रहे हैं आप। तो इस कंडक्टर के कारण यदि करंट अपवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी होंगी, लेकिन इस पॉइंट पर इस तरफ, इस कंडक्टर की इस तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगी क्रॉस होगी, क्रॉस मतलब इनवर्ड, अंदर की ओर, ठीक है, और डॉट मतलब बाहर की ओर। तो मैं लिख देता हूं इसको इनवर्ड या अंदर की ओर, और इस चीज को हम बोलेंगे आउटवर्ड मतलब बाहर की ओर, ठीक है। एक बार और समझा देता हूं। यहां पर पॉइंट, क्योंकि ये थंब किसको बताता है,
करंट को ये जो हमारी उंगलियां हैं वो किसको बताती हैं, उस पॉइंट को जहां पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो अगर हम इसको स्ट्रेच करें तो थंब इधर हो गया, करंट की डायरेक्शन, पॉइंट इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, इसके परपेंडिकुलर। तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा भाई, इसकी ये परपेंडिकुलर, ऐसे जब हाथ को करेंगे तो इसके लिए परपेंडिकुलर इस बोर्ड के लिए अंदर हो जाएगा। तो अंदर, अंदर को हम क्रॉस, जैसे ट्रेन जब जाती है तो हमें क्या दिखता है, उसका पीछे का क्रॉस दिखता है, मतलब ये अंदर की तरफ जा रही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, जब इधर पे आएंगे, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो करंट ऊपर, पॉइंट इधर, तो इसके परपेंडिकुलर बाहर की ओर, हमेशा बाहर की ओर, तो बाहर की ओर इसके लिए जो बाहर होगा वो बोर्ड के परपेंडिकुलर, इस बोर्ड के बाहर की ओर। और जब कोई भी चीज़, जैसे हम पेन की निब को देखते हैं सामने से, तो हमें क्या दिखता है, एक डॉट दिखता है पेन की निब को। इस प्रकार जब ये बाहर आएगी मैग्नेटिक लाइंस तो हमें डॉट दिखेगा। ठीक है, एरो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इधर से निकल कर इस पॉइंट पर जाएगी, तो ऐसे ये होगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर करंट की डायरेक्शन को हम चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा, फिर करंट की डायरेक्शन, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो जाएगी, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर डॉट हो जाएगा, और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि करंट डाउनवर्ड हो गया है, क्रॉस हो जाएगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रहा है, यहाँ से निकलकर, यहाँ से निकलकर यहाँ जा रही हैं, मतलब इसको बोलेंगे अपन, इधर पे क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा क्लॉकवाइज, और यहाँ पे क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। है वही चीज़, बस बोलने का तरीका अलग है। तो लिख लेते हैं इस रूल को। If we stretch our right hand palm such that the finger are at the right angle to the thumb pointing the direction of current, the magnetic field will be in the direction of perpendicular to the palm in the outward direction। ठीक है, इसी प्रकार दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाओ कि उंगलियां अंगूठे के लंबवत हो। अब यदि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में हो तो उंगलियों को उस बिंदु की ओर संकेत करें जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हथेली के लंबवत बाहर की ओर होती है। इसे दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 कहते हैं।